नमस्कार, मैं मेघा हिंदुस्तानी स्वागत करती हूँ आपका माटी के लाल पर। दोस्तों, उपचुनाव होने हैं उत्तर प्रदेश में और उत्तर प्रदेश के उपचुनाव जो 9 सीटों पर होने हैं, उसको लेकर भारतीय जनता पार्टी अब चुनाव आयोग के पास पहुंच गई है, क्योंकि चुनावों को टालने की मांग जो है वो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से की जा रही है। तो आपको बता दें कि इससे पहले भी हरियाणा को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने पूरा प्रयास किया कि चुनाव को टाल दिया जाए। मतलब कि उस समय भी आखिर ऐसा क्या हुआ जिसकी वजह से 1 हफ्ते का को डिले करने के लिए मांग की गई थी भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, और एक बार फिर से अब ये मांग जो 1 हफ्ते डिले करने को के लिए कहा गया है, अब इस पर सबकी नजरें हैं कि आखिर ऐसा क्यों हो गया है। यानी उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की ये मांग क्या ईवीएम से जुड़ी है? क्या यहाँ पर कोई प्रयास बीजेपी की तरफ से चुनाव जीतने के लिए किया जा रहा है, जीत को सुनिश्चित करने के लिए किया जा रहा है? सब कुछ आपको बताएंगे, लेकिन सबसे पहले आपको बताते हैं भारतीय जनता पार्टी की तरफ से आधिकारिक तौर पर क्या कारण बताया गया है और चुनाव आयोग से चुनावों को 1 हफ्ते टालने की मांग क्यों की गई है। खबर देखिए, लिखा है यूपी में उपचुनाव क्यों टालना चाहती है बीजेपी, चुनाव आयोग को पत्र लिखकर तारीख बढ़ाने की मांग की वजह जानिए। तो देखिए, इसमें खबर लिखी है भारतीय जनता पार्टी यूपी में चुनाव आयोग से अपील करते हुए कहा है कि उपचुनाव के लिए मतदान की तारीख 13 नवंबर से बदलकर 20 नवंबर कर दी जाए। चिट्ठी में लिखा है कि यूपी में कार्तिक पूर्णिमा के स्नान पर्व व पूजा का धार्मिक महत्व है। 15 नवंबर 2024 को कार्तिक पूर्णिमा का स्नान एवं और बड़ी संख्या में लोग कार्तिक पूर्णिमा के स्नान और पूजा करने के लिए जाते हैं। इसके साथ ही कुंदरकी, मीरापुर, गाजियाबाद और प्रयागराज में कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर मेला में शामिल होने के लिए लोग 3-4 दिन पहले ही चले जाते हैं। कार्तिक पूर्णिमा के कारण बहुसंख्यक मतदाता वोटिंग से वंचित हो जाएंगे और आयोग का भी मानना है कि प्रत्येक मतदाता का 100% मतदान कराया जाए। ऐसी स्थिति में 100% मतदान संभव नहीं है। इसलिए उपचुनाव की तारीख 13 नवंबर से के स्थान पर 20 नवंबर कर दी जाए। दोस्तों, ये अपने आप में काफी बेतुका लग रहा है, क्योंकि भारत जो है वो त्योहारों का पर्वों का माना जाता है कि एकदम मतलब ऐसा देश है जहां पर हर 10 दिन बाद, हर 15 दिन बाद, इवन हफ्ते बाद भी जो है कोई ना कोई किसी ना किसी धर्म का पर्व होता है। और ऐसे में अगर किसी पर्व का बहाना देकर आप कह दें कि लोग जो है 3-4 के दिन की छुट्टियों के लिए प्रदेश से, अपने कॉन्स्टिट्यूएंसी से बाहर चले जाते हैं, तो इससे विधानसभा चुनावों में वोटिंग परसेंटेज पर फर्क पड़ सकता है। तो ये अपने आप में बेतुका लगता है, क्योंकि अगर भारत की बात की जाए तो कुछ ऐसे पर्व है, चाहे वो होली, दिवाली, ईद और 2-4 ऐसी पर्व है जिसमें ज्यादा जो है लोग अपने घर को जाते हैं, या ज्यादा मात्रा में लोग जो है अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी में नहीं रहते। ऐसे मतलब मुख्यतः कुछ जो त्योहार इसमें सम्मिलित है। लेकिन दोस्तों, ऐसा कहना हरियाणा चुनाव से पहले भी आप किसी पर्व का बहाना दे दे, त्योहार का बहाना दे दे, इस बार भी आपने किसी त्योहार को बहाना बनाकर चुनाव टालने की मांग कही है, तो ये कहीं ना कहीं दोस्तों ये मंशा पर शक करवाता है, क्योंकि कैसे आखिरकार हरियाणा में चुनाव जीतने में भारतीय जनता पार्टी संभव हुई। क्योंकि अगर जातीय समीकरण की बात करें, अगर मुद्दों की बात करें, तो भारतीय जनता पार्टी काफी पिछड़ रही थी, और ऐसे में वोटों को साधने में कैसे बीजेपी जो है ऐन वक्त पर कामयाब हो गई, इसको लेकर लोगों के मन में अभी शंका खत्म नहीं हुई है कि अब उपचुनावों की तारीखों को टालने की मांग जो बीजेपी की तरफ से की गई है वो काफी ज्यादा जो है वेग, यानी कि बहुत ही बेतुकी सी लग रही है। अब इसको लेकर दोस्तों कांग्रेस ने भी काफी सवाल किए हैं और मजाक उड़ाया है कि मिल्कीपुर में, क्योंकि अभी मिल्कीपुर अयोध्या जो है वहां पर विधानसभा चुनाव नहीं होने हैं, क्योंकि याचिका दर्ज की गई है और वो याचिका पेंडिंग है, जिसकी वजह से चुनाव यहाँ पर नहीं होने। तो उसको लेकर भी कांग्रेस और विपक्ष पहले से ही तंज कसती हुई भारतीय जनता पार्टी पर नजर आ रही थी कि मिल्कीपुर अयोध्या में भारतीय जनता पार्टी जो है डर गई है, इसलिए चुनाव यहाँ पर नहीं कराए जा रहे हैं। लेकिन याचिका को लेकर ये पूरा का पूरा मामला है, और अब जो खबर निकल कर आ रही है कि चुनाव आयोग से चुनावों की तारीखों को टालने की बात भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कही गई है, तो अब यहाँ पर खबर ये आ रही है कि जो विपक्ष है वो तो तंज कस ही रहा है कि आखिर क्यों जो है आगे कराने की मांग की गई है। 1 हफ्ते में ऐसा बीजेपी क्या स्थापित करना चाहती है, किस चीज को मिशन को कामयाब करने के प्रयास में है, क्योंकि हमने देखा कि कैसे पहले भी हरियाणा चुनाव के संदर्भ में भी ऐसा कुछ हुआ था। अब आपको बताते हैं दोस्तों कि इसके संदर्भ में एलोन मस्क ने क्या कहा। एलोन मस्क जो है किसी परिचय के मोहताज है नहीं। तो आप खबर देखिए, वीना जैन कह रही है, ब्रेकिंग, एलन मस्क said election should not be done through the EVM, it can be hacked. Paper ballot is the only best option. I am the technologist and I understand that.
नाउ सम संघी विल एक्सपर्टाइज इन गोबर विल रिप्लाई हिम नाउ ईवीएम हैकिंग इज इम्पॉसिबल। तो यहाँ पे एलोन मस्क कह रहे हैं कि इलेक्शंस जो है वो ईवीएम के थ्रू नहीं कराने चाहिए, ईवीएम को हैक किया जा सकता है। तो खुद जब एलोन मस्क जैसे शख्सियत इस बात को प्रमाणित कर रहे हैं, इस बात का खुलासा कर रहे हैं, इस बात को डंके की चोट पर कह रहे हैं कि चुनावों को ईवीएम के मशीनों के माध्यम से नहीं कराना चाहिए क्योंकि मशीनों को हैक करना संभव है और बैलेट पेपर के माध्यम से चुनाव होने चाहिए, ताकि अगर आप जो निष्पक्षता का जो मुद्दा रहता है हमेशा से चुनाव के संदर्भ में उठता आया है, तो ऐसे में निष्पक्षता सुनिश्चित कराने के लिए बैलेट पेपर जो है एक बेहतर विकल्प के रूप में है। तो ऐसे में जब एलोन मस्क जैसे शख्सियत अगर इस बात पर पुरजोर जो है एम्फेसिस कर रहे हैं, तो भारत सरकार को इससे क्या तकलीफ है, ये बड़ा सवाल है। इसके अलावा दोस्तों मैं आपको एक ट्वीट पढ़ाना चाहूंगी जो काफी दिलचस्प है। इस ट्वीट से आप समझ पाएंगे कि कैसे ईवीएम को लेकर जो है सवाल के घेरे में जो है सरकार है। तो ये जो है लिखा है कृष्णकांत दत्त ने, क्या लिखा है वो मैं आपको बताती हूँ, देख सकते हैं आप। लिखा है लोकसभा चुनाव में 538 सीटों पर डाले गए वोट और गिने गए वोटों में अंतर था। 362 सीटों पर कुल जितने वोट पड़े उनकी तुलना में 5 लाख कुछ 55,000 करीब, मतलब 54,500 जो है आंकड़ा इसके करीब बताया गया है, वोट कम गिने गए। 176 सीटों पर जितने वोट हैं उसकी तुलना में 35,000 के करीब जो है वोट ज्यादा गिने गए। एग्जैक्ट आंकड़ा आप देख सकते हैं। चुनावों पर निगरानी रखने वाली संस्था एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स एडीआर के मुताबिक चुनाव आयोग अब तक मतगणना के अंतिम और प्रमाणिक आंकड़े जारी करने से पहले चुनाव परिणाम घोषित करने, ईवीएम में डाले गए मतों और गिने गए मतों में अंतर, मतदान प्रतिशत में वृद्धि, डाले गए मतों की संख्या का खुलासा न करने, डाले गए मतों में आंकड़ों की को जारी करने में अनुचित देरी और अपनी वेबसाइट से कुछ डेटा हटाने के संबंध में कोई उचित स्पष्टीकरण देने में विफल रहा है। सवाल यह है कि अगर चुनाव आयोग ने बताया है कि कुल 100 वोट पड़े हैं, तो यह 90 या 110 की गिनती कैसे कर सकता है? इसके पीछे क्या गणित है, वह देश को क्यों नहीं समझाता? चुनाव आयोग को क्यों लगता है कि उसे जनता के सामने कोई स्पष्टीकरण देने की जरूरत नहीं है? वह कौन है जो संवैधानिक संस्थाओं को भ्रष्टाचार स्वर्गाह बना रहा है? तो बहुत उचित सवाल यहाँ पर कृष्णकांत के द्वारा पूछा गया है कि आखिर जब इतने, जैसे मैंने आपको बताया था कि हरियाणा चुनाव में वोटिंग परसेंटेज भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस की लगभग सेम थी, फिर भी 12 सीटों का अंतर कैसे हो गया? जब 99% बैटरी वाले ईवीएम में 90% इजाफा भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में गया, तो सवाल ये भी उठने लाजमी हो गए कि आखिर पूरे दिन अगर वोटिंग हुई है, मशीन का प्रयोग हुआ है, तो 99% बैटरी कैसे चार्ज है? और ये 99% जो बैटरी चार्ज है उसमें भारतीय जनता पार्टी को ही क्यों इजाफा हुआ है? तमाम ऐसे सवाल जो है जो हरियाणा के पानीपत क्षेत्र से भी उठने लगे, और इसको लेकर अब पवन खेड़ा भी चुनाव आयोग के पास गए थे, तो उन्होंने बताया था कि कैसे चुनाव आयोग महज हंस दिए और महज जो है ये कह दिए कि प्रमाण जो है काफी नहीं है। उसके बाद पवन खेड़ा ने और भी साक्ष्य जुटाए और फिर चुनाव आयोग को सारे के सारे साक्ष्य सौंप दिए हैं। अब देखना होगा कि ईवीएम के संदर्भ में और इस पूरे मामले में चुनाव आयोग आगे क्या करता है, लेकिन फिलहाल सबकी नजर 9 सीटों पर है जो उत्तर प्रदेश में उपचुनावों में होने वाले हैं। और ऐसे में इसके क्या मायने हैं कि चुनाव को टालने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने यहाँ पर चुनाव आयोग से अपील की है। कमेंट में बताइए आपकी क्या राय है इस पूरी खबर पर। मुझे दीजिए इजाजत, देखते रहिए माटी के लाल। धन्यवाद।